तो बच्चों, लेट मी स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। देखो बेटा, आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। ठीक, एलिफेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स, सारी तरह के अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन की बात कर रहे हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। देखो बेटा, जब बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन की बात करते पहले समझो अमीन्स क्या होते हैं। देखो बेटा, अगर हमारे पास R के साथ NH2 लग जाता है, ठीक, तो हमारे पास ये एक बेस की तरह वर्क करता है। ठीक है बच्चे, ये अमीन हो गया ना। इसके ऊपर लोन पेयर है। बेटा, लोन पेयर देने वाला जो होता है वो कैसे वर्क करता है? लुईस बेस। तो हम बोल सकते हैं अमीन्स कैन एक्ट एज लुईस बेस। पहली बात तो ये है कि लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकता है बिकॉज इट कैन डोनेट लोन पेयर्स। लोन पेयर देने वाला जो होता है डोनेट लोन पेयर। ठीक है जी, इसलिए लुईस बेस भी होता है। और दूसरी बात यह भी है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आप इसके ऊपर H पॉजिटिव को अटैक करवाएं, तो क्योंकि लोन पेयर है तो H पॉजिटिव इसका जुड़ भी सकता है और ये बना देगा आपके पास क्या? RNH3 1 पॉजिटिव, which suggests that it can accept H positive also। तो दूसरी बात हो गई, H positive एक्सेप्ट करने वाला कौन सा होता है बेटा? ब्रॉन्स्टेड बेस। So it can also act as Bronsted base that is accepts H positive। तो ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, भले ही H पॉजिटिव एक्सेप्ट करे और भले ही लोन पेयर दे। दोनों तरह से आपका बेस ये बेस की तरह वर्क कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये किसके साथ है। ठीक, यानी कौन सा मीडियम है, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम दो तरह के होते हैं बेटा। ठीक, एक जिसको हम बोलते हैं एप्रोटिक मीडियम। एप्रोटिक मीडियम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोटिक मीडियम? बेटा, एप्रोटिक मीडियम जो जहां पे हमें H पॉजिटिव नहीं मिल पाता। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूं एप्रोटिक मीडियम में CS2, क्या CS2 से हमें कभी भी H पॉजिटिव मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। जैसे मैं बात करूं CCl4, क्या इससे H पॉजिटिव मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं बेंजीन, इससे भी H पॉजिटिव नहीं मिलेगा। क्लोरोबेंजीन, इससे भी H पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ठीक, ऐसे बेटे एसीटोन, क्या एसीटोन से H पॉजिटिव मिलेगा? नहीं मिलेगा। ईथर से भी नहीं मिलेगा। फिर कुछ स्पेशल तरह के एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, डीएमएसओ होता है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। अब डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड का मतलब हुआ कि दो मिथाइल ग्रुप है और वो दोनों किसके ऊपर लगे हुए हैं बेटा? सल्फॉक्साइड पे, SO2। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड हो गया। ठीक, इसी तरह से एक होता है डीएमएफ, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है जी, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, यानी एक कार्बन वाला अमाइड जिसमें N के साथ दो CH3 लगे हैं, ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड कहलाता है। अब इन किसी भी मीडियम से अगर हम ध्यान दें तो हमें H पॉजिटिव की अवेलेबिलिटी नहीं है, H पॉजिटिव हमें नहीं मिलता है। जब H पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो फिर ये कैसे वर्क करेगा? ये वर्क करेगा ओनली एज लुईस बेस। सो ऐसे मीडियम में, एप्रोटिक मीडियम में, इट वर्क्स एज लुईस बेस ओनली। ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर मान लो हम प्रोटिक मीडियम की बात करें कि प्रोटिक मीडियम क्या होता है बेटा? प्रोटिक मीडियम जिससे हमें H पॉजिटिव मिल सकता है। अब H पॉजिटिव किससे मिल सकता है बेटे हमारे पास? इट कैन बी फ्रॉम वाटर,
वाटर से H पॉजिटिव मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? ठीक इसी तरह से इट कैन बी C2H5OH एल्कोहल, इससे H पॉजिटिव मिल सकता है। इट कैन बी CH3COOH, इससे H पॉजिटिव मिल सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये प्रोटिक मीडियम है, और प्रोटिक मीडियम अगर होगा तो उससे H पॉजिटिव मिलेगा। अब ये H पॉजिटिव ले भी सकता है, लोन पेयर दे भी सकता है। तो प्रोटिक मीडियम में इट कैन वर्क एज, इन प्रोटिक मीडियम में it can work as Lewis base as well as Bronsted base। ये दोनों ही तरह से रिएक्ट कर सकता है अगर हमारे पास प्रोटिक मीडियम हो। तो बेसिकली मीडियम विल डिसाइड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी अमीन बेसिकली। ठीक, अब देखो बेटे, इससे पहले कि हम अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने की कोशिश करें, ठीक, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि अमीन में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन किसको बोलते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास कल को ऐसा आ जाए CH3 CH2 CH2OH, ये कोई अल्कोहल है, लेकिन जिस कार्बन पे OH जुड़ा है वो तो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। ठीक, सिमिलरली अगर मेरे पास CH3 CH यहां पे OH आ जाए और यहां CH3, अब जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसे अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल कह देते हैं। अब मान लो हमारे पास CH3C CH3OH, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम टर्शियरी अल्कोहल बोल देते हैं। ठीक, यानी हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या से कैसे देखना होता है? जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, उसके हिसाब से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी बोल देते हैं। अगर पर अमीन का केस लें तो अमीन में CH3 CH2 CH2 NH2 बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा? प्राइमरी अमीन बोलूंगा, क्योंकि जहां पे अमीन लगा है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा सोच के अगर हम बोलें, अगर मैं इसको बोलूंगा CH3 CH NH2 CH3, अब तुम लोग समझोगे कि ये सेकेंडरी है, लेकिन ये सेकेंडरी नहीं है, अमीन ये भी प्राइमरी है। ठीक, अगर कल को मैं बोलूंगा ऐसे CH3C CH3 और NH2, आप कहोगे क्योंकि ये टर्शियरी अल्कोहल था तो ये टर्शियरी अमीन होगा? नहीं, ये भी प्राइमरी अमीन ही होगा। तो सर ये क्या मतलब हुआ? एक जगह पे तो हम कार्बन देख रहे हैं, दूसरी जगह पे हम क्या देख रहे हैं? वही चीज को हम डिनाई कर रहे हैं। बेटा देखो, बाकी सब कंपाउंड्स का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नेचर इज सीन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, लेकिन अमीन का सेकेंडरी प्राइमरी नेचर जो होता है दैट इज सीन ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन। किसके बेसिस पे देखा जाता है? नाइट्रोजन के बेसिस पे देखा जाता है। ठीक, यानी अगर मान लो ये नाइट्रोजन के साथ 2 H जुड़े और एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है तो उसको हम प्राइमरी अमीन बोलते हैं। बट अगर नाइट्रोजन के साथ हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक, एक H जुड़ा है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमीन। अब इसको सेकेंडरी अमीन बोलेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हमारे पास 2 क्या लगे हैं? अल्काइल ग्रुप्स। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, ये नाइट्रोजन का 3 अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज टर्शियरी अमीन। यानी अमीन्स का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नेचर कार्बन के बेसिस पे नहीं, नाइट्रोजन के बेसिस पे देखा जाता है, जबकि बाकी सबका कार्बन के बेसिस पे देखा जाता है। अब ऐसा क्यों है? वेरी सिंपल है, बाकी सारे के सारे एल्केन डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन डेरिवेटिव, यानी एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम फंक्शनल ग्रुप लगाया करते हैं। लेकिन जो हमारे अमीन्स होते हैं वो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं। अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमीन हमारे अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी अमोनिया से बनते हैं।
अब अमोनिया से हमारे पास जितने H रिप्लेस होंगे उसके हिसाब से इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बोलेंगे। अगर एक H रिप्लेस हुआ तो क्या बोल दोगे? प्राइमरी। 2 H रिप्लेस हुए सेकेंडरी, 3 H अल्काइल ग्रुप से टर्शियरी। तो समझ में आया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नेचर अमीन्स का डिफरेंट क्यों है बाकियों से। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यू कैन हैव फॉर अमाइड्स, जिसमें CONH2 ग्रुप होता है, उसमें भी ऐसे देखते हैं। यानी नाइट्रोजन डेरिवेटिव जो हमारे पास अमाइंस है, अमीन्स का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नेचर नाइट्रोजन के बेसिस पे देखा जाएगा। बोलो क्लियर? अब तुम्हें समझ में आ गया प्राइमरी अमीन कौन, सेकेंडरी अमीन कौन और टर्शियरी अमीन कौन? बोलो समझ में आया? अब हम डिस्कस करेंगे इसका बेसिक कैरेक्टर कैसे देखा जाएगा, हाउ टू सी द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। देखो बेटा, इन्होंने लोन पेयर देने हैं। बेसिकली क्या है? लोन पेयर देने हैं। तो जितनी आसानी से कोई लोन पेयर देगा, क्या उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि नहीं होगा? है ना? तो हमें यहां पे लोन पेयर देने की बात करनी है या फिर प्रोटिक मीडियम में H पॉजिटिव लेने की बात करनी है। तो हमें अमीन्स का जो बेसिक नेचर है वो कैसे देखना है? बेस्ड ऑन द मीडियम देखना है बेटा। ठीक, जैसे अगर मैं पहली बात तो ये समझूं कि एक है मेरे पास ये और दूसरा है मेरे पास अमोनिया, अब इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है? अगर मैं बोलूं अमीन्स और अमोनिया में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो अब हमें समझ में आता है कि जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आई। प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे डालेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डालने से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो इसको इलेक्ट्रॉन देना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अमीन्स होते हैं दे आर मोर बेसिक देन दैट ऑफ अमोनिया। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो कि अमीन्स आर मोर बेसिक देन दैट ऑफ अमोनिया, अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करते हो तो। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि हमारे पास अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर कैसे देखा जाता है। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, ये अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर कैसे देखा जाता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इन ए प्रोटिक मीडियम, इन ए प्रोटिक मीडियम। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि ए प्रोटिक मीडियम में व्हाट यू हैव टू सी इज, व्हाट यू हैव टू सी इज दैट इज ओनली कि ये लुईस बेस की तरह एक्ट करे और ये अपने लोन पेयर आसानी से दे दे। हम यही देखेंगे भाई। इस हिसाब से अगर मैं सोचता हूं ए प्रोटिक मीडियम में मेरे पास अगर मान लो ये है CH3, पहला हमारे पास आ गया मान लो CH3NH2, ठीक, दूसरा आ गया CH3CH2NH2, तीसरा आ गया CH3CH2CH2NH2। तो बेटे जी ये सारे कैसे हैं? ये प्राइमरी ही है ना? दिस इज प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। ठीक, और हमने बोला कि इसने लोन पेयर देना है। लोन पेयर कौन आसानी से देगा बेटा? जिसके ऊपर जितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे। अब हमें ये समझ में आता है इसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आई। इसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आई। इसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आई। और हम ये जानते हैं कि इसका प्लस आई थोड़ा लेस होगा, इसका प्लस आई थोड़ा मोर होगा, इसका प्लस आई इनमें से सबसे ज्यादा होगा। ठीक है जी, और जितना प्लस साइज ज्यादा होगा उतना ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे डालेंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नाइट्रोजन आगे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। इसके हिसाब से देखा जाए तो बोलो कौन ज्यादा? क्या इस तरह से होगा कि नहीं होगा? बोलो, समझ में आ जाता है ये? अगली कहानी देखते हैं बेटा। अब मान लो अगर हमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के बीच में देखना पड़ता है, किसमें? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के बीच में देखना पड़ता है। तो एक मेरे पास आ गया CH3 CH2 CH2 NH2, ये किस तरह का अमीन हो गया बेटे जी? दिस इज अ प्राइमरी अमीन, है ना जी। और यहां पे ये बॉन्ड हमारे पास बना है। अब दूसरा हो गया CH3 CH2 NHCH3, ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी हो गया बेटे। और तीसरा हमारे पास क्या आ गया? CH3C, यहां पे N, यहां पे CH3CH3, ये कौन सा हो गया? टर्शरी।
अब देखो बेटे, भले ही इसमें कार्बन ज्यादा होंगे बट ग्रुप तो एक ही है और उसका एक ही प्लस साई इफेक्ट आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब यहां पे इसका प्लस साई आएगा और दूसरी साइड इसका भी प्लस साई आएगा, तो यहां दो प्लस साई हो जाएंगे। ठीक, यहां पे इसका, इसका और इसका तीनों का क्या आ जाएगा? प्लस साई इफेक्ट आ जाएगा। ऑब्वियसली मोर आर द प्लस साई इफेक्ट्स, मोर इज द रिलीजिंग पावर। ये यहां इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहां देगा, ये यहां देगा, तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली टर्शरी विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, देन दैट ऑफ सेकेंडरी वन एंड देन दैट ऑफ प्राइमरी। ये पहली बात हो गई। इसी तरह से मान लो अगर कल को मेरे पास कुछ इस तरह से दे दिया जाता है, हमें कुछ इस तरह का दे दिया अमीन, कोई साइक्लिक अमीन दे दिया है, से ऐसे दे दिया, ठीक है जी, और दूसरा मेरे पास कुछ इस तरह का दे दिया गया है, तीसरा मेरे पास कुछ इस तरह का दे दिया गया है बेटा, ठीक, चौथा मेरे पास कुछ इस तरह का दे दिया गया है नाइट्रोजन, ठीक, पांचवा मेरे पास कुछ इस तरह का भी दे दिया गया है नाइट्रोजन, ठीक है जी, और छठा मेरे पास कुछ इस तरह का नाइट्रोजन दे दिया गया है, ठीक है जी, और एक और भी लिख देते हैं यहां पर, और सातवां नाइट्रोजन मेरे पास कुछ इस तरह का दे दिया गया है भाई। चलो इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं, इकट्ठा एक जगह पे आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक, अब इसमें देखना है कि इसमें हमारे को पता है सभी नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स हैं, और इन्होंने लोन पेयर देने हैं हमारे पास। ठीक, देखो बच्चे, इन सब में ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा है, sp3, ये भी कैसा है, sp3, ये भी कैसा है, sp3, सिंगल बॉन्डेड सारे कैसे होंगे, sp3। ठीक, इसमें हम हाइड्रोजन शो नहीं करते, साथ में हाइड्रोजन होता है, पता होता है हमें। ठीक, अब यहां पे आ जाएगा तो यहां पे डबल बॉन्डेड है तो क्या आएगा, sp2। नाउ दिस नाइट्रोजन इज इन कॉन्जुगेशन और नॉट, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पाई। ठीक, पाई हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लिए जाते, तो दो बॉन्ड ये और एक H का बॉन्ड, तो ये भी कैसा होगा, sp2। अब हमें अच्छे से पता है कि जिसका S करेक्टर कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, जिसका S करेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो एक बात तो श्योर है कि ये चारों इससे इन दोनों से क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये तो क्लियर हो ही जाता है हमारे को, है ना। अब इनमें से यहां पे कितने कार्बन लगे हैं बेटा हमारे पास, बोलो, 1 और 2, यहां 1 2 3, यहां 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली जितने कार्बन ज्यादा होंगे उसका प्लस साइज ज्यादा होगा कि नहीं होगा। इस हिसाब से सोचा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये बने, सबसे सॉरी, इनमें से सबसे वीक ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है जी, बट ये सारे इनसे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ये सारे के सारे इन दोनों से स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आता है। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर यहां पे आ जाओ दोनों में। अब इन दोनों में अगर मैं यहां बात करूं तो क्या ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, क्योंकि आपको समझाया गया था कि जिस एटम के साथ लगा हुआ डबल बॉन्ड रिजोनेंस में होता है, कॉन्जुगेशन में होता है, तो उसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होते, तो ये लोकेलाइज्ड है। लेकिन क्या ये लोकेलाइज्ड है, यहां तो कॉन्जुगेशन दिख रही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये वाला जो हमारे पास होगा वो डी लोकेलाइज्ड होगा। और हम अच्छे से समझते हैं कि जो डी लोकेलाइज्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन लेने थोड़े मुश्किल है, और जो लोकेलाइज्ड है वो देने थोड़े इजी है। तो क्या इसमें ऑर्डर ये रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई, आर यू क्लियर और नॉट। ये हो गया कि अगर हमारे पास कहीं पे डीलोकलाइजेशन वगैरह ना होती हो, ठीक, या डीलोकलाइजेशन होती हो तो कैसे देखते हैं। इससे आगे चलते हैं भाई, बोलो ये समझ में आया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लो अब हमारे पास ऐसा है, एक तो ये नाइट्रोजन है, ठीक है जी, दूसरा नाइट्रोजन मेरे पास कुछ इस तरह का है,
ठीक है जी। और तीसरा नाइट्रोजन मेरे पास कुछ इस तरह का है, ठीक है जी। अब मेरे को कहा है कि इसमें से बेसिक स्ट्रेंथ बताओ किसका ज्यादा है। क्या बोला है? इसका बेसिक स्ट्रेंथ बताओ किसका ज्यादा है। सो ऑटोमेटिक सी बात है बच्चों कि यहां हमारे पास क्या हो गया, यहां पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है क्या? नहीं। पर यहां इसका क्या आएगा? माइनस आई। और यहां इसका क्या आएगा? जितना पास होगा उसका माइनस आई ज्यादा होगा कि नहीं? तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा बेसिक, ये उससे कम बेसिक, ये सबसे कम बेसिक। बोलो यहां तक समझ में आ जाता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है यहां तक? ठीक। अब थोड़ा सा और भी ध्यान देते हम लोग। अभी तक हमने एलिफेटिक अमीन्स की बात की, अभी तक हमने एलिफेटिक अमीन्स की बात की है। ठीक, अगर मैं इसके साथ ऐसा कर देता हूं, एक तो लिखा CH3 CH2 और यहां पे लिख देते हैं NH2, एक ये हो गया, ठीक है जी। दूसरा हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड NH। तीसरा अगर बोल दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इलेक्ट्रॉन देने किसको है? नाइट्रोजन को। ठीक है बच्चा लोग। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp3, यहां हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp2, यहां हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp, and more is the s character, more is the electronegativity, and electrons are tightly held, cannot be given very easily। तो ऑटोमेटिकली क्या ये ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो क्लियर। क्या इस तरह के ऑर्डर लगा सकोगे आप लोग? अब जो भी विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगेगा तो वो अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? कम ही करता है। जो ऑर्डर लगता है वो अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? कोई विड्रॉइंग ग्रुप अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा और रिलीजिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को हमेशा इंक्रीज करेगा। बोलो यहां तक समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपको प्रोटिक मीडियम में भी ले चलता हूं मैं, ठीक? फिर वापिस आएंगे, रिजोनेंस वाली बातें पकड़ेंगे, ठीक? लो जी, अब हम डिस्कस करते हैं इन प्रोटिक मीडियम, इन प्रोटिक मीडियम। प्रोटिक मीडियम में हमें कंपेयर करना है किसका? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर। तो अभी पेन छोड़ के थोड़ा समझ लेना, थोड़ा ये समझने वाला है। मान लो हमारे पास एक अमीन तो है इस तरह का, से वन अमीन इज लाइक RNHH, ठीक है जी। दूसरा अमीन मेरे पास है RNRH, और तीसरा अमीन है मेरे पास RNRR। गॉट इट और नॉट? अब मुझे फटाफट बता दो कि ये कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेकेंडरी है, और ये कैसा है? टर्शरी है। अब इसने क्या करना है प्रोटिक मीडियम में? बेटा प्रोटिक मीडियम में इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? H पॉजिटिव। ठीक, प्रोटिक मीडियम से हमें H पॉजिटिव मिलेगा, तो H पॉजिटिव अटैक करेगा। H पॉजिटिव होता भूखा नंगा, इसके पास अपना कुछ होता नहीं है, तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा ना। तो जो नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे लेगा, क्या उसके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो अब हमें यह देखना है इसमें से कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देता होगा, किसको? H पॉजिटिव को। सो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से सोचता हूं, तो मुझे समझ में यह आता है कि यहां पे सिर्फ प्लस आई है, यहां पे भी प्लस आई है, यहां पे भी प्लस आई है, और यहां तीनों जगह पे क्या है? प्लस आई है। बोलो समझ में आता है कि नहीं? अब अकॉर्डिंगली जितना प्लस आई ज्यादा उतनी रिलीजिंग पावर ज्यादा। सो उसके अकॉर्डिंगली टर्शरी शुड बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सेकेंडरी, स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ प्राइमरी। ये बेसिक कैरेक्टर रहना चाहिए। बोलो क्लियर और नॉट? ये तो पहले भी पढ़े थे अपन। लेकिन जब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो बेटा इसके साथ लगे हुए जो ग्रुप्स होते हैं वो स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? रिपल्शन ऑफ बल्की ग्रुप। जैसे सुमो पहलवान को जब भी पानी है तो क्या पा सकोगे?
भैया पेट अड़ेगा ना, है ना, स्टीरिक हिंड्रेंस, है ना, दूर से ऐसे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बल्की ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा कि इसको हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगी। अब अल्काइल ग्रुप्स आर थॉट टू बी द बल्की ग्रुप्स, ठीक है जी। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू स्टीरिक हिंड्रेंस पकड़ता हूं, अकॉर्डिंग टू स्टीरिक, according to steric hindrance. Now what do you mean by steric hindrance? बल्कि ग्रुप की रिपल्शंस। तो अकॉर्डिंग टू स्टीरिक हिंड्रेंस पकड़ूंगा तो बेटा यहां पे सिर्फ एक ही ग्रुप की रिपल्शन मिलेगी, यहां दो दो ग्रुप की रिपल्शन मिलेगी, और यहां तीन ग्रुप की रिपल्शन मिलेगी। बोलो कौन ज्यादा आसानी से H पॉजिटिव को जफ्फी पा पाएगा? प्राइमरी। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर आ जाना चाहिए, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। क्या ये पहले वाले ऑर्डर से उल्टा हो गया? अब चलो हमने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया जैसे तैसे करके, और ये बना दिया H H, यहां N ने इलेक्ट्रॉन दिए तो N के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। सिमिलरली इसने भी H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, और यहां पे R R, और यहां पर सॉरी यहां पे H, और यहां H, और यहां 1 पॉजिटिव, इजंट इट? और यहां जब इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो R N R R H1 पॉजिटिव। एम आई क्लियर? ठीक है जी। अब देखो बेटे ये बन गए कॉन्जुगेट बेस। क्या बन गए? कॉन्जुगेट बेस, है ना, कॉन्जुगेट एसिड्स रादर। बेस से क्या बनेंगे? कॉन्जुगेट एसिड्स। तो ये बन गए कॉन्जुगेट एसिड्स, ठीक है जी। अब क्योंकि मीडियम प्रोटिक है जैसे कि वाटर है ना, अगर मान लो मैं 2 मिनट के लिए यहां वाटर ले लेता हूं तो वाटर क्या करेगा? वाटर इन H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलो, क्या ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? क्या इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? क्या इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कितनी जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड बने? 3 जगह पर। यहां पे कितनी जगह पे बनेंगे? एक यहां वाटर बनाएगा, और इसी तरह से यहां वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहां कितने बनेंगे बेटा? एक। तो इससे ये कॉन्जुगेट बेस इज मैक्सिममली हाइड्रेटेड। ये कॉन्जुगेट बेस क्या कैसा हो जाएगा बेटा? मैक्सिममली हाइड्रेटेड, मैक्सिमम हाइड्रेटेड, ठीक है जी। यानी कि मैक्सिमम हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? इसके आसपास वाटर का ज्यादा इकट्ठा होना। आपको आज तक तो पता चल ही गया होगा कि जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा होती है एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर प्यारे प्यारे से बच्चों मैं इस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन अगर लगाता हूं, अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन कौन सबसे आसानी से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा? जिसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब किसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? प्राइमरी का। इसलिए सबसे आसानी से H पॉजिटिव कौन एक्सेप्ट करता होगा प्रोटिक मीडियम में? प्राइमरी। फिर कौन? सेकेंडरी। फिर कौन? टर्शियरी। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट एसिड, मोर इजिली इट कैन बी फॉर्म्ड। जो जितना स्टेबल है उतनी आसानी से बन जाएगा, और जितनी आसानी से बनेगा मतलब उतनी आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब उतना बेसिक होना चाहिए। बोलो क्लियर? पर यहां बेटे ऑर्डर तो बड़ा उल जुलूल हो गया, कहीं पे टर्शियरी आ रहा है, कहीं पे प्राइमरी आ रहा है, एंड वी आर कंफ्यूज्ड। सो व्हाई टू गेट कंफ्यूज्ड? हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आकर के अब हम इन तीनों को कंक्लूड करते हैं। प्रोटिक मीडियम में इन तीनों को कंक्लूड करते हैं। प्लीज थोड़ा ध्यान देंगे। यहां पे हमारे पास 3 इफेक्ट्स है बच्चों, और 3 तरह के अमीन्स हैं। इफेक्ट कौन कौन से हैं? आई इफेक्ट है बेटा, स्टीरिक हिंड्रेंस है बच्चे, और हाइड्रेशन है, ठीक। अमीन कौन कौन से हैं? प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है। बोलो यहां तक समझ में आया? अब मुझे फटाफट बता दो इंडक्टिव इफेक्ट किसकी फेवर में है? क्या इंडक्टिव इफेक्ट टर्शियरी के फेवर में है? थोड़ा बहुत सेकेंडरी के फेवर में है? क्या प्राइमरी के फेवर में था?
प्राइमरी के फेवर में नहीं था। स्टीरिक हिंड्रेंस किसके फेवर में है? प्राइमरी के फेवर में है। थोड़ा बहुत सेकेंडरी के फेवर में है। क्या टर्शरी के फेवर में है? टर्शरी के फेवर में नहीं है। और हाइड्रेशन किसके फेवर में है? प्राइमरी के फेवर में है। थोड़ा बहुत सेकेंडरी के फेवर में है। क्या टर्शरी के फेवर में है? नहीं है। कुछ देखने को मिला? तो हमने देखा कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार गया कि नहीं? हम प्राइमरी टर्शरी करते रहे और तीनों फैक्टर किसके फेवर में आ गए? तीनों फैक्टर सेकेंडरी के फेवर में यहां पे हमें दिख गए। तो हमने देखा कि सेकेंडरी के फेवर में तीनों फैक्टर आ गए। इसलिए जब हमने इसको कंक्लूड किया तो ऑर्डर क्या निकला? सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा हो गया, ठीक। और फिर कौन सा हो गया? दो फैक्टर प्राइमरी के फेवर में है और एक फैक्टर टर्शरी के फेवर में है। बोलो है कि नहीं? ऑर्डर ऑल टुगेदर चेंज हो गया। सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी और फिर टर्शरी। पर बेटा ये भी तब होता है व्हेन आर इज मिथाइल। जब आर मिथाइल ग्रुप है, सिर्फ एक कार्बन वाला है, तब तो ऐसा होता है कि सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी इज मोर देन टर्शरी। पर मान लो हमारे पास अगर व्हेन आर इज बिगर देन मिथाइल, बिगर देन मिथाइल, अगर मिथाइल से बड़ा हुआ, जैसे इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, कोई भी बड़ा हो गया, अगर बड़ा हुआ तो उसकी स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। स्टीरिक हिंड्रेंस किसके फेवर में जा रही थी? टर्शरी के फेवर में। स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने से टर्शरी का बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आई? स्टीरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ेगी, बल्कि ग्रुप बड़ा होगा, तो बल्कि ग्रुप बढ़ेगा तो टर्शरी का बल्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा कि नहीं होगा? ऑन द अदर हैंड बल्कि होने की वजह से अगर कोई ग्रुप ज्यादा बल्कि होगा, उसकी हाइड्रेशन भी कम होगी। हाइड्रेशन वाला फैक्टर और जो हमारे पास यू कैन से स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर किसको सपोर्ट कर रहा था? प्राइमरी को। तो प्राइमरी को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स में थोड़ी कमी आ गई। और टर्शरी को कौन सपोर्ट कर रहा था? इंडक्टिव फैक्ट। अगर ग्रुप बड़ा है तो उसका इंडक्टिव फैक्ट ज्यादा है कि नहीं? तो टर्शरी के फेवर वाला करैक्टर बढ़ गया, प्राइमरी के फेवर वाले करैक्टर्स की कंट्रीब्यूशन कम हो गई। सेकेंडरी तो दोनों साइड से मजे लूट रहा है ना? सेकेंडरी का तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेकेंडरी तो अपनी जगह पे ही रहा। फर्क क्या आ गया? टर्शरी ज्यादा हो गया, प्राइमरी कम हो गया। बच्चों समझ में आई बात? क्योंकि जो जो फैक्टर टर्शरी को सपोर्ट कर रहे थे उसमें क्या हुआ कि स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया। और स्टीरिक हिंड्रेंस बनने से हाइड्रेशन भी कम हो गई, तो टर्शरी के फेवर वाले करैक्टर्स की कंट्रीब्यूशन कम हो गई। लेकिन प्राइमरी के फेवर में जो करैक्टर था, ठीक, जो प्राइमरी के फेवर में करैक्टर था वो बढ़ गया हमारे पास। क्लियर हो गई बात? इस वजह से प्राइमरी के फेवर में जो फैक्टर था वो कम हो गया, टर्शरी के फेवर वाला करैक्टर बढ़ गया। इसलिए ऑर्डर में टर्शरी पहले और प्राइमरी बाद में आ गया। तो ले दे के कितने ऑर्डर बने? 3 ऑर्डर बने। कितने बने? 3 ऑर्डर। पहला ऑर्डर किसमें देखा था? इन एप्रोटिक मीडियम। इन एप्रोटिक मीडियम, पहला तो ऑर्डर हमने एप्रोटिक मीडियम में देखा था। और एप्रोटिक मीडियम में टर्शरी वाज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, कोई और चीज थी ही नहीं उधर। समझ में आती है भाई? लेकिन दूसरा हमने किसमें देखा ऑर्डर? इन प्रोटिक मीडियम। तो प्रोटिक मीडियम यानी कि जैसे एक्वस मीडियम हो गया, एल्कोहलिक मीडियम हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा हो गया। तो उसमें हमारे पास आगे 2 ऑर्डर आ गए। एक तो ये, जब हमारा आर क्या है? मिथाइल, तो सेकेंडरी तो ज्यादा है, पर मिथाइल के हिसाब से प्राइमरी पहले और हमारे पास टर्शरी बाद में। बट अगर कोई बड़ा ग्रुप है तो उसके हिसाब से टर्शरी पहले और प्राइमरी बाद में। तो ये 3 ऑर्डर बोलो समझ में आए कि नहीं आए? इन तीनों ऑर्डर्स का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? हालांकि +2 में दोबारा आएगा, ठीक, ये काम है तो +2 का ही, तो +2 में दोबारा आएगा। लेकिन मैंने आपको यहां पे समझाने की पूरी कोशिश की है हाउ टू सी द बेसिक कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन इन डिफरेंट मीडियम विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। बोलो बच्चे यहां तक समझ में आया? पर अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें रेजोनेंस की कोई कंट्रीब्यूशन हमने नहीं ली है बेटा, ठीक।
अब आगे चलते हैं और हम रिजोनेंस की कंट्रीब्यूशन भी लेके देखते हैं, ठीक, ताकि हमें पता चले। अब एक बात देखो बेटे, मेरे पास एक तो था कोई RnH2 प्राइमरी अमीन, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास था अमोनिया, ठीक। और तीसरा बेटे हमारे पास बेंजीन रिंग वाला अमीन, जिसको हम एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। बेटा एनिलीन में क्या ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा? क्या ये बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा? है ना? तो ये वाला लोन पेयर कैसा हो जाएगा? delocalized. Now what do you mean by delocalized? Which is not readily available. और इधर हमारे को पता है कि हमारे पास प्लस आई इफेक्ट होगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अमीन जो होते हैं दे आर मोर बेसिक देन अमोनिया, विच इज मोर बेसिक देन एनिलीन। जहां रिजोनेंस हो जाएगी वहां ऑब्वियसली बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहां आपको प्रोटिक रोटिक मीडियम की देखने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर रह गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जब हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं था, जब हमारे पास रिजोनेंस नहीं थी। अब उसको नहीं सोचने का, अब आप सिंपली ये सोचेंगे, मान लो अब मैं आगे चलता हूं, मैं कुछ इस तरह के एग्जाम्पल लेके चलता हूं से मेरे पास एक ये है, एक तो ये है, ठीक। दूसरा मेरे पास कुछ इस तरह का है, यहां पे NHCH3, ठीक। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरह का है, यहां पर N और यहां पर CH3 और यहां पर CH3, ठीक है जी। और चौथा मेरे पास कुछ इस तरह का लगा लेते हैं, यहां पर NH2, ठीक। अब मुझे बता सकोगे कि इसमें से सबसे बेसिक कौन है और क्यों है? यस, हाँ जी, यस अर्शिया, टेल मी, इनमें से कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा और क्यों हो सकता है? NH2 वाला कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, सभी में तो NH2 है। हाँ जी, और कोई बोलेगा भाई? थर्ड वाला, हाँ जी, हाँ जी रमान, बिल्कुल सही, फर्स्ट वन। अरे लड्डुओं, सबसे पहले ये देखो कि क्या ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। ये तो एलिफेटिक अमीन है, ये कैसा है? एलिफेटिक। एलिफेटिक यानी जिसमें रिजोनेंस नहीं है। बाकियों में तो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है, और जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर लगता है तो क्या होती है? रिजोनेंस। तो ऑब्वियसली ये तो सबसे ज्यादा होना ही था, यानी ये पक्का था कि फर्स्ट वाज मोस्ट बेसिक बिकॉज वो एलिफेटिक था। पहले ये देख लेना। उसके बाद हमने देखना है कहां पे डीलोकलाइजेशन हो रही है। अब यहां पे तीनों में क्या हो रही है? डीलोकलाइजेशन हो रही है, पर उसमें यहां पे एक प्लस आई आ गया, यहां पे दो जगह प्लस आई आ गया, और यहां नहीं आया। तो जहां ज्यादा प्लस आई होगा ज्यादा बेसिक होगा कि नहीं? तो इसके बाद कौन सा आया? टर्शियरी। फिर कौन सा आया? सेकंड। फिर कौन सा आया? फोर्थ। बोलो क्यों? ऑर्डर समझ में आया? तो बेटे जब भी कभी एलिफेटिक अमीन से एरोमेटिक अमीन की तरफ चलते, या मान लो कॉन्जुगेटेड अमीन की तरफ चलते, पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि क्या उसके इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हैं या उसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं। अगर डीलोकलाइज्ड है ऑटोमेटिकली विल नॉट बी अवेलेबल, और उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है तो उसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं है। क्या यहां पे NH2 बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा था? क्या ये कॉन्जुगेशन में था? नहीं था। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ये कैसे थे? लोकलाइज थे। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल होंगे कि नहीं? तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अवेलेबल देन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए सबसे पहले तो ये देखना इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है। बोलो क्लियर हो गया? उसके बाद आप ऑर्डर आगे लगाने की कोशिश करोगे। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है NH2
CH2 NH2, एक ये है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तीसरा एग्जाम्पल है बेटे हमारे पास NH2 C डबल बॉन्ड NH NH2 NH2। ठीक है जी, हम इनमें बेसिक कैरेक्टर का लगाना चाहते हैं ऑर्डर। ठीक है जी, देखो बेटा, यहां पे लोन पेयर, यहां पे भी लोन पेयर, क्या वो डीलोकलाइज्ड है? कैसे हैं? लोकलाइज्ड हैं। अगर लोकलाइज्ड हैं तो अवेलेबल हैं, तो ये दोनों अवेलेबल हैं, दिए जा सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं, क्या इन दोनों के इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे। सिमिलरली यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। तो क्या ये पेयर्स लोकलाइज्ड हैं? ये कैसे हो गए? डीलोकलाइज्ड हैं। अगर डीलोकलाइज्ड हैं तो क्या ये आसानी से अवेलेबल है? नहीं है। अभी यहां पे ध्यान देना, यहां पे ये और मजे की बात ये है ना जी, है कि नहीं है? अब क्या हुआ, क्या इसके इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हैं? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं। क्या इसके इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हैं? यहां जा सकते हैं। यानी ये जो दो पेयर हैं, ये दोनों कैसे हैं? डीलोकलाइज्ड हैं, है कि नहीं? पर मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं? जिसका पाई बॉन्ड रिजोनेंस में होता है, क्या उसके लोन पेयर रिजोनेंस में होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन एक तो क्या है? लोकलाइज्ड हैं। मजे की बात तो ये है। और दूसरी बात, अब ध्यान से देखा जाए तो इस अमीन और इस अमीन का प्लस आर इफेक्ट हो गया। देने वाला इफेक्ट क्या होता है? प्लस आर। तो क्या इस अमीन का प्लस आर हो गया और इसका भी क्या हो गया? प्लस आर, जिसने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या किया? इंक्रीज। बेटा इस मॉलिक्यूल को बोलते गुआनिडीन। क्या बोलते हैं? गुआनिडीन, कॉमन नेम है ना। और बेटा गुआनिडीन इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि यहां पे दोनों जगह पे क्या लग गया? प्लस आर। आपको पता आर ज्यादा देने वाला होता है, जबकि यहां पे क्या लगा हमारे पास? प्लस आई, प्लस आई, है ना भाई? रादर सॉरी, प्लस आई नहीं लिखना था मुझे, यहां पे लिखना था कि इसके ऊपर इसका प्लस आई, लेकिन इसका माइनस आई। सिमिलरली इसका भी क्या रहेगा? माइनस आई। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? थर्ड वन। गुआनिडीन सबसे आसानी से देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो जल्दी। उसके बाद कौन सा देगा? फर्स्ट। सबसे मुश्किल से कौन देगा? सेकंड, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। यहां लोकलाइज थे, यहां लोकलाइज थे। लोकलाइज्ड वाले ज्यादा अवेलेबल होंगे, डीलोकलाइज्ड वाले कम अवेलेबल होंगे। तो सेकंड को तो पहले ही पटक दिया नीचे। ठीक, अब इन दोनों में देखा तो इसमें लोकलाइज्ड के ऊपर इसका रिलीजिंग इफेक्ट भी है, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये नाइट्रोजन बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, और इसी वजह से इसका बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा हो गया। तो गुआनिडीन का बेसिक करेक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। बोलो यहां तक समझ में आया? yes, इसी के बेसिस पे अगर मैं तुम्हें आगे ले चलता हूं, इसी के बेसिस पे तुम्हें आगे ले चलता हूं, मान लो कि अगर मेरे पास इसी के बेसिस पे देखना है, और हमें क्या देखना है? एक ये है, ठीक है जी। दूसरा मेरे पास ये है, ठीक है जी। तीसरा मेरे पास ये है, ठीक। चौथा मेरे पास ये है। पांचवा मेरे पास
ये है, ठीक। अब मुझे इन 5 स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा बेसिक पूछा गया है, ठीक। मुझे ये पता है यहां पे भी लोन पेयर है, पता है यहां पे भी लोन पेयर है, पता है यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर, यहां पे भी लोन पेयर है, ठीक। पहले तो हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यहां पे लोकेलाइज्ड वाले कहां हैं, लोकेलाइज्ड कहां है। क्या ये इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड है? ये कैसे है? तो ये डी लोकेलाइज्ड है, नॉट रेडिली अवेलेबल। क्लियर हो गया बेटा? क्या ये लोकेलाइज्ड है? तो लोकेलाइज के लिए एल लिख दूं सीधे ही, ठीक। क्या इसके इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड हैं? क्या इसके इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड हैं? क्या इसमें कोई पेयर लोकेलाइज्ड है? हमें डी लोकेलाइज तो देखना भी नहीं है, हमें क्या देखना है? लोकेलाइज्ड। तो इसमें भी लोकेलाइज। अब जिसमें लोकेलाइज होते हैं उसके बाद देखना है किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। क्या यहां के इलेक्ट्रॉन जो हैं, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे? क्या इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे? क्या ये ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर होगा? देखो बेटा, अपने साथ वाले से पूछोगे ना तो उसको उतना ही आता है जितना कि तुम्हें आता है, ठीक है ना। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका ध्यान अपने साथ वाले से पूछने पे नहीं होना चाहिए। आपको नहीं आ रहा है, आप मेरे से 10 बार पूछें, हैं भाई? कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है ना जी। प्रतीक जी, जरा अपना हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करें। बेटा कितनी उंगलियां हैं इसकी? और 2 अंगूठे भी है। मैंने कोई खाया तो नहीं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना ये, है ना। भाई साहब जरा हाथ दिखाएं। भाई इसके पूरे 5 बराबर। मैंने खाया तो नहीं कहीं से इसको? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना ये। तो बेटा क्वेश्चन पूछने वाले को खाता थोड़ी भी हूं, ठीक। जो पूछेगा उसको जवाब मिलेगा ना बेटा। फिर आप एक दूसरे के कान में क्यों घुसे जाते हैं? उसको भी उतना ही आता है जितना कि तुम्हें आता है। तो आपको नई कोई चीज समझ में आई, आप मेरे से बोलें सर ये समझ नहीं आया, दोबारा समझाएं, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक। तो प्लीज ध्यान इधर दिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक में नजर हटी दुर्घटना घटी। जरा सा कंसेप्ट इधर से इधर होता है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वी शुड बी वेरी 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 केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग ऑर्गेनिक। छोटे छोटे लॉजिक हैं जो कहीं पे भी गलत हो सकते हैं, इसलिए पूरा ध्यान यहां पे देना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के कान में मत घुस जाया करो, ठीक। अब देखो भैया, हमें पहले लोकलाइज्ड वाले देखने थे और हमें यह समझ में आ गया कि दिस इज द गुआनिडीन टाइप स्ट्रक्चर। क्यों जी? जैसे गुआनिडीन में नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलते थे, इसको भी मिल रहा है कि नहीं? तो बोलो इसमें अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं और मैं तुम्हें बोलूं 1 2 3 4 एंड 5, तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? क्या 5 सबसे ज्यादा बेसिक होगा? बिल्कुल सही। अब इनमें आ जाओ, इनमें कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? क्या 4 होगा? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन तो sp3 है, ये वाला भी sp3 है, पर ये वाला sp2, और वो तो वैसे डीलोकलाइज्ड है, उसकी तो हमारे को बात ही नहीं करनी है, उसकी लास्ट में करेंगे अपन बात, है ना जी। अभी हमारे को पता है कि हमें 4 3 और 2 में से देखना था, तो 4 के sp3, इसका भी sp3, इनकी इसके मुकाबले ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होनी चाहिए। मोर ओवर यहां पे लगा हुआ था -i, क्या यहां लगा था? तो फिर उसके बाद 4th के बाद कौन सा आएगा? 3rd, 3rd के बाद कौन सा आया? और फर्स्ट सबसे एंड में क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज थे। बोलो बच्चे, बेसिक कैरेक्टर समझ में आता है कैसे देखा जाता है? हाँ जी। अब इसी में, हाँ जी जनाब बोले, कौन से वाला? 3 वाला किससे? बेटे यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैरेक्टर है और यहाँ पे sp3 है। s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की पावर ज्यादा हो जाएगी। बोलो क्लियर? एनी अदर डाउट इन दिस? अब देखो बेटे, हमने आर इफेक्ट पढ़ लिया हुआ है, हम आर इफेक्ट के हिसाब से भी अब हम बेसिक कैरेक्टर इन एनिलीन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक। बेसिक कैरेक्टर इन एनिलीन,
बेसिक कैरेक्टर इन एनिलीन्स। हालांकि इसका मैं सिर्फ ग्लिम्स दूंगा, अभी इसको +2 में ज्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक, क्योंकि बहुत सारी चीजें लेटली भी समझ में आती हैं। अभी एकदम से सब कुछ दिमाग में ठूस दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। फिर भी कुछ चीजों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर मेरे पास यहां पे NH2 हो गया, ये एनिलीन है, और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास यहां पे NH2 है और इस पे मैंने NO2 लगा दिया है। तीसरा मेरे पास यहां पे NH2 है और इस पे बेटे मैंने यहां पर मान लो CH3 लगा दिया है, ठीक। अगला मेरे पास यहां पर NH2 ग्रुप है और यहां बेटे मैंने यहां पर OCH3 लगा दिया है। यहां मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां पर NH2 ले लिया है और यहां पे बेटे मैंने Cl ले लिया है, और एक प्यारे बच्चों मैंने ये भी ले लिया है NH2, और यहां पर रादर यहां पे हमने ऐसे ले लिया है कुछ CH3 CH2 NH2, ठीक है जी। हमें इन सब में बेसिक कैरेक्टर लगाने को कहा है, ठीक है जी, क्लियर। अब इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ये देखना है कि इसमें से कौन ज्यादा बेसिक है। तो क्या तुम पहले बता सकोगे सबसे पहला कौन सा लगाऊं? सिक्स्थ। क्यों लगाऊं सिक्स्थ? क्योंकि उसके लोन पेयर रिजोनेंस में है ही नहीं, तो पंगा ही खत्म। अब इधर आ जाओ। अब इधर हमें यह देखना है कहां पे रिलीजिंग ग्रुप लगा है। क्या देखना है? रिलीजिंग ग्रुप। बेटा नाइट्रो का कैसा इफेक्ट होता है? -I और -R। अल्काइल ग्रुप का +I और H। इसका +R विच इज डोमिनेंट ओवर -I, तो मैं -I नहीं लिख रहा हूं, ठीक। यहां पे -I इज डोमिनेंट ओवर +R, है ना बेटा। अब मेरे को देखना था रिलीजिंग ग्रुप, तो रिलीजिंग ग्रुप कहां कहां आए? क्या यहां और यहां आए? और ज्यादा रिलीजिंग कौन होता है, R की I? R। तो फिर कौन सा आएगा इसके बाद? फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद अब हम बात करेंगे 1 2 और 5 में। तो 1 2 और 5 में दो जगह विड्रॉइंग ग्रुप, बेसिक कैरेक्टर को क्या करेंगे? कम। तो फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 1। 1 के बाद कौन आएगा? 5। और 5 के बाद कौन आएगा? 2। बोलो क्या ये ऑर्डर समझ में आ गया? आर यू क्लियर फुली? कोई दिक्कत इसमें? श्योर? तो दिस इज हाउ यू कैन अरेंज द बेसिक कैरेक्टर इन एनालीन्स। अब अगर एनालीन में, अभी तो हमने ग्रुप अलग अलग रखे, पोजीशन सेम रखी, सर अगर पोजीशन अलग अलग हुई और ग्रुप सेम हुआ तो क्या होगा? ठीक, +2 में होगा, लेकिन थोड़ा ग्लिम्स अभी भी दूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि अभी हम छोड़ के चलेंगे, थोड़ा सा तो करवा ही दूंगा मैं, ठीक। अब देखो बच्चे, अगर मान लो हमने एक ले लिया NH3 रादर एनिलीन, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पे मैं यहां ले लेता हूं से नाइट्रो एनिलीन, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे ले लेता हूं मेटा नाइट्रो एनिलीन, और चौथे नंबर पे ले लेता हूं पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है बेटा। देखो बेटा, एनिलीन के केस में आपको एक इफेक्ट पढ़ाया गया था, सिप इफेक्ट पढ़ाया गया था कि नहीं? मैंने कहा लोग उसको ऑर्थो इफेक्ट बोल देते हैं, है ना, पर यहां ऑर्थो नहीं होगा, यहां क्या होगा? सिप इफेक्ट। क्या होता है सिप? स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ऑर्थो पे लगा हुआ ग्रुप प्रोटोनेट नहीं करने देता, इसलिए ऑर्थो वाला सबसे कम बेसिक होगा। जैसे हमने कल ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा क्या माना था? एसिडिक। कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक माना था, यहां ऑर्थो वाला सबसे कम बेसिक। तो सेकंड को तो बेशर्म बन के सबसे एंड में लिखना ही है हमें, ठीक है ना। इट विल बी लीस्ट बेसिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। उसमें देखने की जरूरत ही नहीं, आर है, आई है, फलां है, कुछ भी नहीं है।
ठीक, अब यहां पे क्या आ गया, माइनस आई, यहां पे माइनस आर भी, माइनस आई भी। अब फटाफट से बोल दो कौन सबसे ज्यादा, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, और टू वैसे ही सबसे कम। और उसका रीजन क्या होता है, शिप इफेक्ट। बोलो क्लियर। इसकी जगह पर अभी तो विड्रॉइंग लगाए थे, कुछ रिलीजिंग भी लगा के देख लेते, शायद कुछ फर्क ही पड़ जाए। NH2 मान लो CH3, ठीक, और यहां पर NH2, और यहां मान लो CH3, और यहां पर NH2, और मान लो यहां CH3। बेटा इसको बोलते हैं टोल्यूइडीन्स, टोल्यूइडीन्स, ठीक। बेंजीन के ऊपर CH3 लगता है ना, उसको टोल्यूइन बोलते हैं। साथ में लग गया अमीन, क्या बन गया, टोलिडीन। तो टोलिडीन में अगर हम ध्यान दें, देखो बेटे, इसके बारे में तो सोचना गुनाह है, हम नहीं सोचेंगे। इसके लिए हमें जानते हैं कि हमें इसको बेशरम बनना है, इसके लिए तो टू सबसे एंड में, टू नहीं याद रखना, मतलब और दो वाला सबसे एंड में है ना। अब यहां पे आ जाओ, इसका कौन सा इफेक्ट, और इसका, तो बेटे मैंने आपको यह बताया कि विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कम करते हैं, और रिलीजिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हो, ठीक, तो वो आसानी से अवेलेबल नहीं है। अगर लोकलाइज्ड हैं तो आसानी से अवेलेबल हैं। समझ में आ रही है बात बेटा। फिर आज आपको मैंने बेसिक कैरेक्टर पूरा समझाया है। इसकी मैंने कहा कि पिटफॉल्स अगले क्लास में आपको कराएंगे +2 में, कहाँ पे इसमें गड़बड़ हो जाती है ऑर्डर की। सारा कुछ यहाँ एकदम से ठूसा ठूसी नहीं होगी, ठीक। थोड़ा सा इसको पहले पल्ले पालो अपने, समझ लो इसको अच्छे से, ठीक। आज आपको असाइनमेंट भी भेज दी है मैंने, तो मोस्ट प्रोबेबली उस पर मेहनत करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो बेटे मैंने आपको मीजोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस की क्या क्या एप्लीकेशन समझाई। क्या मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी ऑफ कटायंस एंड अनायंस कैसे देखते हैं,
based on resonance, based on bent bond resonance, and based on what you can say mesomeric effect. क्लियर था? उसके बाद बेटा मैंने एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल तुम्हें कराने की कोशिश की थी, उसके बाद एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करवाने की कोशिश की थी। आज बेटे मैंने बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन्स एलिफेटिक वाला भी लिया और कॉन्जुगेटेड वाला भी इकट्ठा ले लिया। तो बेसिक करेक्टर आपको अब परेशानी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सोच के करोगे नहीं होगी परेशानी। क्लियर? देखो बेटे एप्लीकेशन मेसोमेरिक इफेक्ट की और भी हैं, इट इज नॉट खत्म नहीं हुआ है, ठीक? क्योंकि इसमें बेटे एक आगे रिएक्शन आता है ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। पर बेटे अगर हमारे को ईएसआर पता होगा तब तो एप्लीकेशन लिखेंगे। तो बेटा ईएसआर की एप्लीकेशन ईएसआर में बताऊंगा मैं, मेसोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन है ना, अभी नहीं। अभी के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट को ठंड देते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं बेटा आज एक नया कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ जी बेटा, जिसमें रिजोनेंस नहीं होती, जो कॉन्जुगेटेड नहीं होता वो एलिफेटिक कहलाता है। ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा जहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है वो एलिफेटिक ही होता है। ठीक, आगे चलें जी। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट विच इज नेम्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, मैं अगले लेक्चर में लेता हूं।